राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य। आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे और ध्यान से अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र एवं राज्य सरकार के लिए दिशा निर्देश है। समाज में न्याय स्थापित करने के लिए इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यह आयरिश संविधान से अपनाया गया है, अर्थात रूस से। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में किया गया है। डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं। निर्देशक सिद्धांतों में बदलाव के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 इसमें अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य के लोक कल्याण को अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियाँ हैं। अनुच्छेद 39 का लिंग, जाति, नस्ल के भेद बिना नागरिक को आजीविका के पर्याप्त साधन समान अधिकार हैं। समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर्वोच्च हो। संसद और संविधान आर्थिक न्याय के रक्षक हैं। आर्थिक प्रणाली का संचालन कुछ हाथों में धन की एकाग्रता से बचाना होगा। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। श्रमिक पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की कच्ची उम्र में दुरुपयोग न हो और यह कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर नागरिकों को उसकी उम्र या शक्ति के अनुपयुक्त रोजगार में प्रवेश न करना पड़े। बच्चों को स्वास्थ्य तरीके से स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती है। बचपन और युवा को शोषण से और नैतिक और बौद्धिक परित्याग से बचाएं। अनुच्छेद 39(1) F यह सम्मान, न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देशित करना तथा उपयुक्त कानून द्वारा मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना संसद का संविधान आर्थिक न्याय के उपकरण है। अनुच्छेद 39 का घ के तहत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांग तथा कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता तथा उपबंध का नियोजित महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश सुरक्षित करने के लिए भारतीय संसद ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 नियमित किया। अनुच्छेद 43 अश्रमिक के लिए वेतन, जीवन का सभ्य स्तर आदि स्थापित करने के लिए निर्देश। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रावधान में कर्मकारों का भाग लेना तथा श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायीकरण कार्य समिति उद्योग के विवादों को निपटाने वाले तंत्र का हिस्सा है। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है। गोवा पहला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हुई है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इस अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संशोधित किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तरों को ऊंचा करना तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य और शराब के सेवन पर रोक लगाना।
अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन संगठन राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू व सूखे मवेशियों के वध पर रोक लगाने व नस्लों के संरक्षण सुधार के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन्यजीव की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, पुरावस्तु कला खजाना अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तु को कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य, सौंदर्य संबंधित मूल्य हैं और जो 75 वर्ष से कम समय से अस्तित्व में हैं। इस श्रेणी के अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, एक दूसरे के साथ संगठित लोगों को व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर जोड़े गए थे, जिसके तहत एक नया भाग 4 मौलिक कर्तव्य मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, जिसे वर्ष 1950 में अपनाया गया था। यह रूसी संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में मूल रूप से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 21 के समान है। भारत प्रत्येक नागरिकों के लिए कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि यह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे तथा उसका पालन करे। भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अनुक्षण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र का सेवा करे। भारत के सभी लोगों को समरसता और समान अस्तित्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। याद रखने योग्य तथ्य निर्देशक सिद्धांतों के तहत वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है जब तक कि संसदीय कानून द्वारा अन्यथा प्रवर्तनीय न बनाया गया हो। अप्रैल 2023 तक भारत के नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य जो 2002 के संविधान में जोड़े गए, जिन संवैधानिक प्रावधानों को विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, उसमें शामिल है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीतियों के निर्देशक सिद्धांत, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची और राष्ट्रपति के चुनाव उसके तरीके जैसे कुछ अन्य प्रावधान है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 अन्य कानून हैं जो मातृत्व संरक्षण को कवर करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा संविधान में जोड़ा गया और संविधान में एक नया भाग 4A
और अनुच्छेद 51 जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य में मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा के मौलिक कर्तव्यों में मानवाधिकार को सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 29 की समानता है, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का संवर्धन पूर्ण विकास संभव है। मौलिक कर्तव्य का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसलिए भारतीय संविधान के सभी नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसलिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जिस निरसन के रूप से संविधान के पाठ में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम रिप का प्रयोग किया गया। निरसन के रूप में संविधान के पाठ में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम रिप का प्रयोग किया गया। किसी देश की राजनीति उसके संविधान के अनुसार तय होती है। राज्य व्यवस्था में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। किसी देश की राजनीति उसके संविधान के अनुसार तय होती है। राज्य व्यवस्था में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। अधिकार का कर्तव्य है कि कुछ कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, और इसलिए हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों को निर्धारित किया है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 ने अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी पर चर्चा करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 ने अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी पर चर्चा करता है। संघीय कार्यपालिका परिचय। संघ की कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री प्रधान होता है। भारत के संघ का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और ही सरकार के पास ब्रिटिश सम्राट के समान संवैधानिक अधिकार होता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश के सम्राट के समान होता है और उसका मंत्रिमंडल उसका सलाहकार होता है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण करना, कार्यपालिका को लागू करना और न्यायपालिका रक्षा करना है। और 3 जो है कि इसके अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। राज्य सरकार भी इसी के समान होती है। केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य व्यवस्थापिका, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। केंद्रीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्य की कार्यकारी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका की प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र स्तर पर, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर, जिला न्यायालय जिला स्तर पर, अधीनस्थ न्यायालय स्थानीय न्यायालय है। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। इसे याद रख लें कि अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, नामित सदस्य को छोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य हैं। अनुच्छेद 55 के द्वारा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसी में शामिल किया गया। 17वें संवैधानिक संशोधन 1952 द्वारा जोड़े गए इस प्रावधान का राज्यों की परिषद में भी प्रतिनिधित्व है। अनुच्छेद 55 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया। 17वें संवैधानिक संशोधन 1952 द्वारा जोड़े गए इस प्रावधान को राज्य के परिषद में भी
प्रतिनिधित्व है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचित अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली द्वारा होगा। एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने गए भारत के राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के तहत प्रत्येक मतदान निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार के रूप में कई वरीयताएं इंगित कर सकता है। जीतने वाले को कुल डाले गए 50% मत से अधिक सुरक्षित होना चाहिए और का बहुमत होना चाहिए। चुनाव प्रणाली विधायिकाओं के मत का मूल्य राज्य के कुल जनसंख्या राज्य के निर्वाचित विधायक प्लस 1000 सांसदों के मत का मूल्यांकन सभी राज्यों के विधायकों के वोट मूल्य का योग संसद के निर्वाचित सदस्य एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए यह निम्न प्रकार तय किया जाता है। न्यूनतम कोटा कुल वैध मत +1 निर्वाचित सदस्य +1। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल राष्ट्रपति का चुनाव पद धारण करने के दिनांक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति पद 2 तरह की परिस्थितियों में खाली हो सकता है। वह उपराष्ट्रपति के नाम का त्यागपत्र दे सकता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन संविधान एक ऐसा व्यक्ति के पुनर्विचार की अनुमति देता है जो इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधिनियम अध्यक्ष के रूप में पद धारण करता है या जो पद धारण करता है था उस कार्य के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता भारत का वह नागरिक हो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा चुनाव के लिए योग्य हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। इसके अतिरिक्त 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो निर्वाचन मंडल में से हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत राशि RBI के नाम पर जमा करानी होती है। यदि उम्मीदवार कुल वोट का 1/6 वोट नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें राष्ट्रपति संसद के किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन सदस्य नहीं होगा और यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति बनते ही वह उस सदन की अपनी सीट खाली कर देगा। राष्ट्रपति को प्रति माह एक निश्चित वेतन आवंटित किया जाता है। राष्ट्रपति को कई अन्य मौद्रिक विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं। हालांकि कई अन्य शर्त भी है जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है। हालांकि कई अन्य शर्तें भी हैं जिसके उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी लोक प्रशासन के केंद्र राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक आवासों का उपयोग करने के अधिकार हैं और इस तरह परिलब्धि और भत्ते की भी संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति वेतन और भत्तों को कार्यकाल में उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। उसकी अनुपस्थिति में किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा यह कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति को पद पर हटाने के लिए प्रक्रिया है। महाभियोग संसद के एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं जिन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था। भारत के प्रधानमंत्री पद पर महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं है। राष्ट्रपति के संविधान का उल्लंघन व संबंधित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। वह महाभियोग प्रक्रिया लगाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के लिखित महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, अर्थात राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद आकस्मिक खाली होने पर पद भरने
वह अगले चुनाव के समय के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अगला चुनाव करवा लिया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति को हटने से पहले ही राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्त को भरने के लिए चुनाव समय से पहले पूरा किया जाएगा। रिक्त होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सीट खाली छोड़ी जा सकती है। राष्ट्रपति कार्य निर्वाचन अधिनियम 1969। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मृत्यु के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति बीवी गिरी के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जबकि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का इस कार्यकाल में निधन हो गया। श्री बीवी गिरी ने अंततः उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तत्कालीन न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। समझौते के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश रहे हैं। जब 1 महीने बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने सत्ता संभाली, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया गया। राष्ट्रपति के शक्ति व कार्य। कार्यपालिका की शक्ति 52 से लेकर 78 तक, विधायिका की शक्ति अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक, न्यायिक शक्ति 124 से 147 तक, वीटो शक्ति और वित्तीय शक्ति है राज्यों से संबंधित शक्ति और है कूटनीतिक शक्ति, योग्य सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ। कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 52 से 78 तक, अनुच्छेद 53 संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित है। संघ व राज्य सरकार सभी कार्यपालिका निर्णय राष्ट्रपति के नाम के लिए से ली जाती है। वह भारत के राज्य के प्रमुख हैं, अर्थात भारत का कोई भी संवैधानिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्य करेंगे। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होंगे। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह सदन का नेता होता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री की गोपनीयता की शपथ भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक देश में सबसे अधिक प्रभावशाली राजनीतिक संस्था है। लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 75 एक संघ के मंत्रिपरिषद में कुल सदनों की संख्या का 15% शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा जनता के सदन के प्रति उत्तरदायी होगा और व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। बाकी वास्तविक कार्यकारी प्रक्रिया जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात भारत में सभी कार्यों का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और उसी के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करते हैं। एक केंद्रीय मंत्री का 6 महीने की अवधि के अंदर लिए गए संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री पद से हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, जिसके पास भारत का सर्वोच्च कानून कार्यालय होता है और उसे भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। हालांकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना संसदीय विचार विमर्श और बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, जिसे भारत के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। महान्यायवादी को संसद में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकते। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्रता रखता हो, उसे ही महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। शक्ति और कार्य। कानूनी मामले में भारत
कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट जो सौंपे गए कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और निर्वाह करना महान्यायवादी का कर्तव्य होगा। इस संविधान का तथ्यमय प्रवृत्ति किसी भी अन्य कानून द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त कार्य करने होंगे। भारत सरकार से संबंधित मामलों में भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में महान्यायवादी की उपस्थिति होगी। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ हैं। सितंबर 2022 में R वेंकटरमणी को भारत का 16वां राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, जिसकी उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 73 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा अन्य नियुक्तियां व राज्यों के राज्यपाल तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत सरकार के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की तथा भाषा आयोग SC ST OBC आयोग के सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 310 व 311 में कहा गया है कि संघ सरकार के राष्ट्रपतीय अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम पर नियुक्ति और बर्खास्त किया जाता है। विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ संसद का अंग है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। सत्रावसान व लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। एक सत्र में अंतिम बैठक व बाद के सत्र में पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देने व सूचना देने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद वह वर्ष के पहले सत्र का अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 88 संसद सदनों के संबंध में मंत्री महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री व भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यकारी में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और सदन की किसी भी समिति में बोलने का अधिकार होगा, जिसका वह एक सदस्य नामित किया जा सकता है, और अन्य भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन इस आधार पर नहीं होगा कि यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों को वोट देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 103 चुनाव आयोग की सलाह से संसद के सदस्यों को अयोग्यता पर निर्णय लेना। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून के रूप ले लेता है। संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अनुच्छेद 123 जब संसद सत्र में नहीं हो तो वह अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक कानून के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। अनुच्छेद 331 अर्थात अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 131 वह 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में मनोनीत करता है। प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरस्त किया गया। अनुच्छेद 131 वह 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में मनोनीत करता है। यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरस्त किया गया था। वह 12 सदस्य राज्यसभा में भी नियुक्त करता है। अनुच्छेद 80 जो सामाजिक सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान रखते हों, वह 12 सदस्य राज्यसभा में भी नियुक्त करता है। अनुच्छेद 80 के तहत जो सामाजिक सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान रखते हों, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना निम्न प्रस्ताव सदन में नहीं रखे जा सकते। भारत की संचित निधि में से धन निकालने के लिए धन विधेयक, राज्यों के नाम पर सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्यों का गठन से संबंधित प्रस्ताव, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
258 में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकार को किसी भी मामले में संबंध में बिना शर्त कार्य सौंप सकता है, जिसमें संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा। केंद्र सरकार का उसके अधिकारों को राज्य के कार्यों को सौंपने के लिए राज्य के राज्यपाल को सक्षम करने वाला कोई समान प्रावधान नहीं है। न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 72 यह किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत यह किसी भी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम भी कर सकता है तथा स्थगित भी कर सकता है। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, संघीय मामले में दंड या कानून के खिलाफ अपराध के लिए दंड हो, जबकि दंड देश मृत्यु दंड हो। यह दोष सिद्ध या सज़ा दोनों को हटा देता है और दोषियों को भी सज़ाओं, दंडों और अयोग्यता से पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। विधि परिवर्तन यह सज़ा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मौत की सज़ा को सश्रम कारावास में बदला जा सकता है, जिससे बदलने में साधारण कारावास में बदला जा सकता है। परिहार राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत सज़ा की अवधि को उसके चरित्र को बदलने बिना कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदला जा सकता है। स्थगन यह मूल रूप से किसी भी विशेष तथ्य जैसे किसी दोषी के शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देने से को दर्शाता है। दंड स्थगन इसका तात्पर्य एक अस्थायी अवधि के लिए सज़ा, विशेष रूप से मृत्यु के निष्पादन पर रोक है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या दिन परिवर्तन लेने के लिए समय देना। अनुच्छेद 124 वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 143 किसी भी कानूनी प्रावधान में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वित्तीय शक्तियाँ कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के आधार पर ही संसद में रखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 274 में कर निर्धारण को प्रवर्धित करने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति पूर्व अनुशंसा आवश्यकता के संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक बजट रखता है। किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए भारत सरकार आकस्मिक नीति का निर्माण कर सकता है। केंद्र व राज्य के मध्य धन बंटवारे की सिफारिश के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति किसी भी सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं किया जा सकता। कूटनीतिक शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते पर बातचीत व समापन राष्ट्रपति के नाम से होता है। हालांकि संसद की अनुमति के भी इसके अधीन आती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राजदूत उच्चायुक्त राजनयिकों को भेजता है तथा वापस भी बुलाता है। सैन्य शक्ति भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। दल जल थल वायुसेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कर सकता है। वीटो शक्ति किसी भी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकारों को वीटो कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो। अपवाद जब संविधान संशोधन विधेयक की बात आती है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो की शक्ति नहीं होती है। पूर्ण वीटो अर्थ यह संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। बिल तब समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता। आमतौर पर निम्नलिखित 2 मामलों में उपयोग किया जाता है: जब सदन द्वारा पारित विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, जब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले कैबिनेट इस्तीफा दे देता है। नई कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है कि वह पुराने कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति न दे। निलंबित वीटो अर्थ
जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भारतीय संसद को लौटाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का उपयोग करता है। यदि संसद विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसे अपने वीटो शक्तियों का उपयोग किए बिना विधेयक को अनुमोदित करना होगा। अपवाद विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपने निलंबन वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। पॉकेट वीटो: भारत के राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए विधेयक अपने पास रख सकता है।